राठौर और आप देख रहे हैं आज तक। श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल एक दुकान में घुसकर सेल्समैन को आतंकियों ने निशाना बनाया था। हमले में घायल कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस हमले के बाद पीड़ित परिवार मातम में डूबा हुआ है। उधर जम्मू में डोगरा फ्रंट ने हमले के विरोध में प्रदर्शन किया है। डोगरा फ्रंट के लोगों का कहना है कि आतंकी डॉक्टर संदीप मावा का निशाना बनाना चाहते थे और उस बीच सेल्समैन को मार दिया। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी खबर सामने आई थी टारगेट किलिंग की, जिसमें कि स्कूल की प्रिंसिपल वहां के टीचर को मारा था आतंकियों ने और उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। खुद अमित शाह दौरे पर आए थे जम्मू कश्मीर के और एक हाई लेवल सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर यहां पर हाई लेवल मीटिंग हुई थी। कश्मीर घाटी में आतंकवादी लगातार मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कल शाम को भी एक नागरिक को, जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, उसकी आतंकवादियों ने श्रीनगर में हत्या कर दी। मोहम्मद इब्राहिम एक कश्मीरी पंडित किराना स्टोर वाले के यहाँ काम करता था और उसको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। अब इस आतंकवादियों की ने जो हत्या की है उसके खिलाफ यहाँ पर जम्मू के सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को अब आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति अपनानी चाहिए। हम यहाँ पर सीधा डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता से बात करते हैं। अशोक गुप्ता जी, लगातार हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में जो ये सिलसिला शुरू हुआ है टारगेटेड किलिंग्स का, ये थम नहीं रहा है। क्या लगता है आपको, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चरमरा गई है? सुरक्षा व्यवस्था नहीं चरमरा गई है, लेकिन इसके विषय में वो जो टारगेटिंग किलिंग लगातार कर रहे हैं, उनका मकसद बिंद्रू के रिश्तेदार को मारना था, वो नहीं मिला, उसके सर्वेंट को मार दिया। उनका मतलब है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति दूसरे समुदाय का वहाँ नहीं रहे। देख सकते हैं यहाँ जम्मू की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन जारी है और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही मांग कर रहे हैं कि सरकार को आतंकवाद के खिलाफ ठोस नीति अपनानी चाहिए और जो तुष्टीकरण की जो नीति थी काफी समय से चल रही थी उसको बंद कर दिया जाना चाहिए और आतंकवाद जो है उसके खिलाफ अब ऐलान जंग होना चाहिए और साथ ही में पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि राफेल डील को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस सामने आ गए हैं। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के हवाले से संबित पात्रा ने कहा है कि दसॉ एविएशन ने सुषेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 65 करोड़ की रिश्वत दी। ये लेन देन 2007 से 2012 के बीच हुई है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पर हमला करते हुए राफेल का विषय कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। उन्होंने कहा, संबित पात्रा ने कहा कि 10 साल डील नहीं हुई, कमीशन के लिए बात चल रही थी और उस वक्त हमारी एयरफोर्स को इसकी जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कमीशन पर फाइनल बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए 10 साल तक यह मामला चलता रहा। दोनों में अंतर क्या है यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी के राफेल सौदे में? मैं मोदी सरकार भी नहीं कहूंगा, मोदी जी का पर्सनल राफेल सौदा था। नंबर 1 बिना टेंडर के किया गया। नंबर 2 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। नंबर 3 बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक हस्तांतरण के। नंबर 4 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में
या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे, कि 1.5 लाख फुट जमीन एक कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने 1.5 लाख फुट जमीन खरीद ली कौड़ी मोल में। देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए। आप सभी जाकर देख लें, वो 1.5 लाख फुट जमीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो 1984 में वहां इमारत बनी, गोवाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने रस्सीवाला को डेवलपमेंट राइट देके वहां पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे। आज भी वो सोसाइटी वहां पर है। उसके पीछे जो जमीन है उस पे बड़े पैमाने पे झुग्गी झोपड़ी है, और हमारा एक गोडाउन वहां पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से, और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आप कह रहे हो कि फेक टेनेंसी क्रिएट की गई। बहुत सारे पत्रकार होंगे, जब 1996 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था, और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था, और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहां पे थे। जो मुनीरा पलम्बर है उन्होंने वहां पे झोपड़पट्टी थी, मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी, और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की। वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है। हमने मालकिन से ली। अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। देवेंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा के बम ब्लास्ट का उल्लेख करने का काम किया। सरदार वली खान का उल्लेख करने का काम किया।
शायद देवेंद्र जी को उनके मुखबिर बता नहीं पाए कि उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान का आज भी घर है। पिछले 70 सालों से उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान के जो पिताजी थे वो गोवा वाला परिवार के एक वॉचमैन की तरह वहां पर काम करते थे। और जब हमने संपत्ति गोवा वाला परिवार से ली तो 300 मीटर पे सरदार वली खान ने अपना नाम चढ़ा लिया था। जब प्रॉपर्टी को हम रजिस्टर करने गए ये बातें सामने आई और हमने 300 मीटर का पैसा देकर उन्होंने जो अपना राइट क्रिएट किया था वो उनसे सरेंडर करने का काम किया। आज भी वो हमारे घर के पीछे ही 2 प्रॉपर्टी पीछे वो सारी जगह है, जो गोडाउन है वो भी हमारा वहां पर है। जो आगे इमारत है उसमें भी जो 4 दुकानें उस समय हमारी थी वो भी है, आज वहां पे किराए पे लगाई हुई है। जब प्रॉपर्टी ली तो आगे जो गोवा वाला बिल्डिंग है जिसमें 8 दुकानें नीचे, 8 घर ऊपर, ये सारी संपत्ति उस समय हमारी हुई। उसमें से बाद में एक बियर बार था। मुसलमान होने के नाते समाज का दबाव होने लगा कि आपके संपत्ति में बियर बार है। वो बियर बार को भी ज्यादा पैसा देके हमने सरेंडर करवाने का काम किया। और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहां के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था। उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। जो व्यक्ति 62 साल जीवन में इस शहर में कभी भी आरोप नहीं लग पाया कि किसी अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कनेक्शन रहे हैं, रिश्ते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजेंसी है उसके सामने जाएंगे, जाइए, हम तैयार हैं। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी। तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलतफहमी है। जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में है। कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहां पे सारे कागजात हैं। जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टैंप ड्यूटी हमने भरी है। ये कह देना कि 20 रुपया फुट में लिया, हमें लगता है झूठ बोलो तो जरा ढंग से बोलो। हमें लगता है झूठ बोलकर नवाब मलिक जो पिछले 7 साल से आपसे लड़ रहा था, पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी। हाँ, वॉचमैन ने अपना नाम उस पर चढ़ा लिया था। उस वॉचमैन से नाम निकालने के लिए उन्हें पैसे देने का काम किया, ये सच्चाई है। जहां तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था,
वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो मैंने कहा है वो सारी बातें सामने हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। क्या ना हो दाखवा, मी कुठल्याही गैरप्रकारे कुणाचा वर दबाव निर्माण करून कुठलीही संपत्ती घेतलेली नाही। कुठल्याही अंडरवर्ल्डच्या माणसाकडून कुठल्याही संपत्ती कवडी मोल घेतलेली नाही। भाडे करू असताना मालकी हक साठी जे पैसे त्या मालकींनी मागितले ते पैसे आम्ही दिले। वॉचमॅननी स्वतःचा नाव चढून घेतला होता, त्या वॉचमॅनला नाव काढण्यासाठी आम्ही पैसे दिलेले आहे। याच्यात माझ्या कुठल्याही अंडरवर्ल्डशी कुठलाही संबंध राहिलेला नाही। मी कवडी मोल जमीन कुठेही घेतलेली नाही। या उलट या मुंबई शहरामध्ये देवेंद्रजीचे जवळची लोक प्लॉट हडप करण्याचे धंदे कुठल्या अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून करत होते आणि कुठला आंतरराष्ट्रीय डॉन जो विदेशातून भारतात आला होता तो कुणासाठी काम करत होता याची माहिती उद्या सकाळी 10 वाजता देऊ। सरदार खान जो है सरदार वली खान याचे वडील जी प्रॉपर्टी गोवावाल्याची आहे त्याचे वॉचमॅन होते। भाडं वसूल करण्याचं ते काम करत होते। त्यांच्या मुळे ते जे मालिक आहेत ते तरस झाले होते। त्या सरदारनी 7/12वर स्वतःचं नाव चढून घेतला होता 300 मीटरवर। जेव्हा मालकींनी आम्हाला विकलं तेव्हा त्याचं नाव रिफ्लेक्ट झाल्यामुळे त्यांना आम्ही पैसे दिलेले हे सत्य परिस्थिती आहे। आणि सलीम पटेल ह्या गोवावाल्याचे पॉवर ऑफ अटॉर्नी होते आणि ज्या मालकनी पॉवर ऑफ अटॉर्नी यांच्याकडून व्यवहार करून घ्या त्यांनी सांगितल्यामुळे हे सगळे व्यवहार म्हणजे भाडे करू असताना मालकी हक घेण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे। सर एक सवाल ये है 2005 में ऐसा आरोप ये है कि 2005 में जब 20 लाख रुपए का फ्लैट आता तो 20 लाख रुपए में इतनी सारी जमीन कैसे आपने ली? ये 5 झोपड़पट्टी है, आप जाके देख ले। वहां पे 140 फ्लैट बने हुए हैं, आप जाके देख लें। वो मदीनतुल आमान जो सोसाइटी है वो डीम कन्वेंस का मुकदमा डीडीआर के कार्यालय में चला। उन्हें हम कार आउट करके हमारी जो गोडाउन है उसका रास्ता छोड़ के उन्हें हम मालकी हक पे देने के लिए तैयार थे। मदीनतुल आमान के जो सोसाइटी के लोग हैं वो जो गोडाउन हमारा है, हमारी मालकी का है, हमारा किराए का पहले था, या जो आगे हमारी दुकानें हैं वो सब हमारी संपत्ति है, इस तरह का उन्होंने विवाद किया। उसका भी ऑर्डर डीडीआर के कार्यालय से 2019 में ही हो गया है। ये जमीन 3 लाख फुट नहीं, इस जमीन पे ऑलरेडी 140 मकान बने हुए हैं। इस जमीन के अधिकांश हिस्से पे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। उसमें जो गोडाउन का पोर्शन है या आगे की एक छोटी सी 8 दुकान 8 मकान की इमारत है, उतनी ही अभी चीजें हैं। उसमें भी 6 दुकानें हमारे पास हैं, जो पहले से 4 दुकानें थी। बाद में एक शराब खाना हमने खाली करा के लिया। उसके बाद 2 किराएदार जो पहले मजले में रहते थे उन्होंने भी टेनेंसी सरेंडर की, वो भी हम लोगों ने ली है। और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी चीजें हमने की। लेकिन देवेंद्र जी, कोई भी नेता आप सीधे बम ब्लास्ट, दाऊद इस तरह से नाम जोड़ के आप मेरी प्रतिमा मलिन करने का काम कर रहे हैं। आपने कल भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। मेरी बिटिया आपको कल नोटिस भेज रही है। आरोप लगा के आप माफी नहीं मांगते। उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में आप माफी नहीं मांगेंगे
लड़ाई जारी रखेंगे। एक आरोप और लगाया है, सलीम पटेल नाही NIA कडे द्या किंवा CBI कडे द्या, जे काही चौकशी आहे कुठल्याही चौकशीला मी तयार आहे। जे आज मी बोलतो ते सगळं जे घटनाक्रम आहे ते तसंच झालेलं आहे। NIA करतील, CBI करतील। त्यांना वाटत असेल की नवाब मलिक हे घाबरणार, पण नवाब मलिक घाबरणार नाही। एक आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया, हसीना पारकर का जो फ्रंटमैन था सलीम पटेल, उसके साथ भी संबंध जोड़ने की कोशिश। मैं हसीना पारकर को जानता नहीं, ना मैं किसी गैंगवार वाले का किसका क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता। सलीम पटेल एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी जो गोवा वाले परिवार के थे, उन्होंने गोवा वाले परिवार के लोगों ने हमें उनके जरिए ही आप ये रजिस्ट्री करके लो, मालकी हक, किराएदार हम पहले से थे और मालकाना हक हमने लिया है। जो एक कहानी रचने की काम की जा रही है, हमें लगता है जांच कोई भी एजेंसी कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे जो हम बताएंगे शायद उसका इंतजार देवेंद्र जी को होना चाहिए। नाही असं आहे, काही त्याच्यात चूक केली नाही। सलीम पटेल ॲब्स्कॉन्डिंग किंवा ते खुखाईत गुंड आहे असे मला कुठलीही माहिती नाही। सरदार खान याचे वडील त्या ठिकाणी वॉचमॅन होते, हा स्वतः वॉचमॅन होता। त्यांनी त्या जागेवर स्वतःचा 7 बारेवर नाम चढून घेतला होता। ते सरेंडर करण्यासाठी त्यांना पैसे देऊन 300 मीटर आम्ही सरेंडर करून घेतलेले आहे। हे बघा असं 3 एकर असं बोलून चालत। तो नवाब मलिक के आरोप आपने सुने, लेकिन नवाब मलिक के बेटे का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों से ये जमीन खरीदी गई थी। आप बताइए क्या हकीकत है, क्या सच? मेरे चाचा जी ये प्रॉपर्टी में आगे टेनेंट थे। ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं भी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से टेनेंट हो गया। फिर मैंने 2005 में मेरे जो लैंडलॉर्ड थे सलीम पटेल जी, उनसे मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है। ये प्रॉपर्टी के अंदर मोर देन 400 टेनेंट्स हैं। कहीं कहीं पे तो नीचे टेनेंट अलग है, ऊपर टेनेंट अलग है। इस तरह से ये पूरा जो लैंड है वो पूरा ग्रीन जोन में है, गार्डन रिजर्वेशन पे। जब मैंने लैंड खरीदा था तभी से इसके ऊपर सब कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं आजू बाजू में पूरा किया हुआ है। अब ये 2 एकड़ समथिंग है, देवेंद्र जी बोलते हैं 3 एकड़ है। अब जब हमने लैंड खरीदा था, जब इसके अंदर पूरी टेनेंट की लिस्ट हमने प्रॉपर्टी के अंदर लगाई है, तो वो पूरी लिस्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर टेनेंटशिप आपको एक्चुअल बात मालूम पड़ जाएगी। जो आप सलीम पटेल जी की बात कर रहे हैं, यही इल्जाम देवेंद्र फडणवीस लगा रहे हैं कि जिन लोगों के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है, जिन्होंने मुंबई में गलत काम किया था, उनसे प्रॉपर्टी खरीदी गई है। ये देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि 2005 में मैंने सलीम पटेल जी से खरीदी है। सलीम पटेल जी के लिए कहा जा रहा है कि वो 2005 में मैंने खरीदी है। तब 2005 में हमने सलीम पटेल से खरीदी है। तब सलीम पटेल खुद यहाँ पे घर घर आके भाड़ा पोती का पैसा लिया करते थे। अगर वो अंडरवर्ल्ड के आदमी थे या उनका बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी महाराष्ट्र की कोई ऐसे आदमी को प्रॉपर्टीज का भाड़ा पावती का पैसा जमा करने देती, क्योंकि 400 लोगों से वो पैसा ले रहे थे। अगर 400 लोगों से यहाँ पे वो पैसा ले रहे हैं तो महाराष्ट्र पुलिस एकदम सक्षम पुलिस है, और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड मानी जाती है। तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा और महाराष्ट्र पुलिस शांत बैठेगी। ये भी हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।